तो जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक सर्किट अरेंजमेंट दिया होगा आपको 4 या 5 रेजिस्टेंसेस का, और उसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ फिगर के थ्रू। ये अपने पास एक सर्किट अरेंजमेंट है। ठीक है, इस सर्किट अरेंजमेंट में अपने पास 4 तो होंगे रेजिस्टेंसेस। एक डायगोनल पे होगा अपने पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है। ठीक है, और दूसरे डायगोनल पे आपके पास होगा एक सेल जो इसमें करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है भाई, चलिए तो एक की भी ले लेते हैं साथ में करंट को ऑन ऑफ करने के लिए। और अपने पास होंगे 4 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इस तरह से अपने पास होंगे 4 रेजिस्टेंसेस। क्लियर है? ये अपने पास है 4 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, चलिए इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एम एन ओ एंड पी। 4 पॉइंट हो गए अपने पास। अगर इस तरह के सर्किट अरेंजमेंट में गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है, या R1 या R2 या R3 एंड दिस वन इज R4, अगर इस तरह से वैल्यूज हो रेजिस्टेंसेस की और गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना हो रहा हो, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है जबकि मैंने की को क्लोज कर दिया उसके बाद भी, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रेशियो है रेजिस्टेंस का R1 और R2 का वही इक्वल आएगा R3 और R4 के। क्लियर है? तो R1 बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाई R4, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो R1 और R3 का रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा R2 और R4 के। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे यहाँ से। लेकिन तब जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन न दिखा रहा हो, गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट पास ना हो रहा हो, उसकी जो नीडल है वो 0 करंट शो कर रही हो, तो I0 है किसमें, गैल्वेनोमीटर में। बाकी सभी ब्रांचेस में करंट फ्लो कर रहा है। चलिए तो करते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ होता है किरचॉफ्स लॉ से, जो कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। आप एक बार उसे देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, और उसके बाद इस वीडियो को हम करते हैं कवर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। अब आइए प्रूफ करते हैं इसका। तो प्रूफ हम किससे करेंगे, प्रूफ करेंगे बाय किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ कैसे बताया था मैंने, एक क्लोज सर्किट लेनी है एम एन पी एम। ठीक है, तो पहली क्लोज सर्किट मैंने ले ली एम एन पी एम, ये अपने पास एक क्लोज सर्किट है। इस क्लोज सर्किट में सबसे पहले तो मैं करंट मान लेने पड़ेंगे। तो करंट हमने मान लिया कि भैया यहाँ से सेल से निकला वो करंट हो गया I। फिर जब वो पॉइंट M पर आया तो 2 डायरेक्शन में बट गया, पॉइंट M पर 2 डायरेक्शन में बट गया। जो ऊपर गया उस करंट को अगर हम I1 मान लेते हैं, नीचे वाले करंट को I2 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें करंट 0 आया है, सारा का सारा I1 यहाँ से फ्लो कर गया, इसका मतलब इसमें तो गया ही नहीं, और सारा I2 भी यहाँ से होते हुए इस R4 में चला गया, क्योंकि IG तो 0 है, उसमें करंट होना ही नहीं। ठीक है, उसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। तो अगर हम M से N की ओर चलते हैं तो हमें निकालना है VM माइनस VN। अब चूँकि करंट फ्लो कर रहा है M से N की ओर, इट मीन्स पॉइंट M इज एट हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो प्लस I1 इंटू R1 हो जाएगा VM माइनस VN, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल आता है वो आता है IR, उसके एंड्स के क्रॉस। करंट इसमें I1 है, वैल्यू रेजिस्टेंस हो गया R1, तो VM माइनस VN हो जाएगा प्लस I1 R1। ठीक है, प्लस क्यों, क्योंकि M बड़े पोटेंशियल पर है, ग्रेटर पोटेंशियल पर है। N से P की तरफ आते हैं तो करंट तो 0 है। अब अगर इसका रेजिस्टेंस रहा भी होता, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस RG है, गैल्वेनोमीटर में भी एक कॉइल होती है, उसका भी रेजिस्टेंस हमने मान लिया RG है, प्लस पर करंट तो 0 है, तो प्लस क्या आ जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई RG तो 0 आएगा। P से M की ओर चलेंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि P लोअर पोटेंशियल पर है, M हायर पोटेंशियल पर है। अगर हम VP माइनस VM करेंगे तो माइनस का आएगा अपने आप,
देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो बुक्स हैं उसमें साइन कन्वेंशन उल्टे होते हैं, वो इसको माइनस मानेगा, इसको प्लस मानेगा, पर आंसर आपका वही आना है, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ ज़्यादा लॉजिकल लगती है बातें, कौन सा हायर पोटेंशियल पर, कौन सा लोअर पोटेंशियल पर, किसको माइनस करेंगे तो आंसर प्लस का आना चाहिए, ठीक है। वहाँ वो पोटेंशियल ड्रॉप को बताते हैं, तो उल्टी बात वही है, उनका भी आंसर वही आते हैं और अपने भी आंसर वही आएंगे, ठीक है। आप इस तरह सीखें तो आपको आसानी से समझ आएगी पूरी बात। Vp माइनस Vm जो आएगा वो आ जाएगा माइनस I2 इंटू R2, क्योंकि क्या बुक्स के साइन कन्वेंशन ना देखें आप इसको पढ़ने के बाद। Vp माइनस Vm क्या हो जाएगा, Vp माइनस Vm हो जाएगा माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि सिग्मा वी क्या होता है 0, सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का अंतर हम कर लेते हैं क्लोज सर्किट में, तो आंसर क्या आता है सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम पॉइंट M पर ही वापस आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, क्वेश्चन नंबर होगी फर्स्ट। सिमिलरली हम दूसरी सर्किट लेते हैं क्लोज, तो एक और सर्किट अपने पास जो क्लोज है उसका नाम है NOPN। तो अपने पास दूसरी जो सर्किट थी उसका नाम था NOPN। इस सर्किट में अगर हम ध्यान से देखें तो N से जब हम O की तरफ चलेंगे तो I1 इंटू R3 आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हम N से O पर गए और करंट भी N से O की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब N हायर पोटेंशियल पर है। O से P की तरफ आएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब O लोअर पोटेंशियल पर है, तो माइनस हो जाएगा I2 इंटू R4। फिर हम P से N आएंगे तो करंट तो है ही नहीं इस ब्रांच में, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। I1 R3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका I2 R4। क्वेश्चन नंबर क्या होगी भैया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा R1 अपॉन में R3 इज इक्वल टू मिल जाएगा R2 अपॉन में R4। तो ये मिल गया आपका रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है तो ये रेशियो इक्वल आता है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभी R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो भाई वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है समझ में आ गया, इसका किरचॉफ से हमने प्रूफ भी कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की। वेट स्टोन की एप्लीकेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, पहले हम कुछ दूसरी बातें कवर कर लेते हैं। अब हम कवर करने वाले हैं एक शॉर्ट मेथड जो किरचॉफ लॉ के अल्टरनेट में हम यूज़ कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नोडल एनालिसिस मेथड, ठीक है। नोडल एनालिसिस मेथड, ठीक है। नोडल एनालिसिस मेथड में क्या है कि आपके पास एक सर्किट होगी, ठीक है, और आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे और उनका आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं करंट निकालना पड़ सकता है डिफरेंट ब्रांचेस में, और बहुत सारी बातें हमसे पूछ सकता है, ठीक है। जो भी पूछेगा देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है हमसे। ये अपने पास एक सर्किट है, ठीक है। चलिए एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे भी ले लेते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं, और टफ कर लेते हैं इसको। एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ले लिया, एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर ले लिया। इसकी वैल्यू हमने मान ली 4 ओम, इसकी वैल्यू हमने मान ली 2 ओम और इसकी वैल्यू हमने मान ली 4 ओम, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास यहाँ पर हम मान लेते हैं, चलिए 10 वोल्ट, इसको मान लेते हैं 15 वोल्ट और इसको मान लेते हैं 10 वोल्ट, ठीक है भाई, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये पॉइंट हो गया P, दिस वन इज Q, R, S, T एंड Q। तो इस तरह से अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। नोडल अभी हमें करना क्या है, इसमें हमें करना है कि सभी ब्रांचेस में करंट पता करना है और किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो वो तो बहुत इजीली निकल है, कैसे करना है वो समझते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले एक सेल चूज़ करेंगे जिसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाले सेल को ही लेना है, ठीक है। आप किसी भी सेल को ले सकते हो, और ज़्यादा बेटर होगा सबसे हायर पोटेंशियल वाले सेल की तरफ चलते। तो 15 वोल्ट को देखा मैंने, इसके नेगेटिव को अगर आप +0 वोल्ट पर मान लो तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं उनके बीच का डिफरेंस है 15 वोल्ट,
जबकि आपने नेगेटिव वाले को मान लिया है 0 वोल्ट। तो जो इसका पॉजिटिव प्लेट है वो आना चाहिए 15 वोल्ट पर। प्लस पॉजिटिव प्लेट अगर 15 वोल्ट पर और नेगेटिव प्लेट अगर 0 वोल्ट पर, तो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा भैया? 15 वोल्ट ही तो आ जाएगा। समझ गया बात? ठीक है, ये किसी और से लिखता हूँ, माफ कर अपने पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास प्लस 15 वोल्ट और ये हो गया आपका 0 वोल्ट पॉइंट टी। अब अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी क्या आएगा भाई? 0 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि एस और टी के बीच में तो कोई डिवाइस ही नहीं है। ऐसे टी और यू के बीच में भी कोई डिवाइस नहीं है, तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं। तो 0 वोल्ट इसका, 0 वोल्ट इसका, 0 वोल्ट इसका। ये हो गया आपके पास 15 वोल्ट। अब देखिए अगर ये 0 वोल्ट है तो इसका नेगेटिव वाला जो आएगा वो आ जाएगा -10 वोल्ट पर। अब -10 वोल्ट क्यों आया है? क्योंकि भाई इसका पॉजिटिव पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट पर है तो नेगेटिव उससे कम होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो नेगेटिव वाला अगर -10 है और ये 0 है तो इनका अंतर 10 वोल्ट का तो आ जाएगा। अब उसको -10 क्यों रखा है? क्योंकि वो नेगेटिव है, इससे छोटा होगा ये। अगर ये 10 होगा तो वो 0, ये 20 होगा तो वो 10 होगा। अगर ये 0 है तो वो माइनस में चला जाएगा। ये 0 वोल्ट है तो ये +10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से बड़ा है। 0 और 10 इनके बीच का अंतर भी क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, अब बच गया सिर्फ पॉइंट क्यू, जहाँ पर पोटेंशियल हमने नहीं दे पाया तो उसको हमने मान लिया सीधे V1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएं किरचॉफ का फर्स्ट रूल। किरचॉफ के फर्स्ट रूल में कहा गया है किसी भी पॉइंट पर जितने भी करंट आपको मिलेंगे उनका एल्जेब्रिक सम आपको 0 के इक्वल दिखाना है। तो पॉइंट क्यू अगर हम चूज कर लेते हैं, एट पॉइंट क्यू की बात करते हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट क्यू, तो पहले आप ध्यान से देखो। अभी देखो मुझे नहीं पता कि कोई करंट क्यू की तरफ आ रहा है या क्यू से दूर जा रहा है। देखो अपने पास 3 ब्रांच है, एक ये ब्रांच, एक इधर वाली ब्रांच, एक ये पूरी ब्रांच टी यू पी क्यू, एक है क्यू आर एस टी और एक है टी क्यू। 3 करंट होंगे अपने पास थ्रू द 3 रेजिस्टर्स। करंट अंदर है कि मतलब करंट क्यू से बाहर जा रहे हैं, क्यू की तरफ आ रहे हैं, हम ये कंफर्म स्टार्टिंग में नहीं बोल सकते। तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अपने मन से, आंसर आपके हमेशा सेम आएंगे। अगर आपने करंट गलती से अपोजिट डायरेक्शन में मान लिया होगा तो सिर्फ उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। और नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि आपने डायरेक्शन को उल्टा मान लिया, डायरेक्शन आप बाद में सही कर देना। हम मान लेते हैं जो क्यू का पोटेंशियल है V1 वो हायर पोटेंशियल है, मतलब वो 10 से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा है और -10 से तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो क्यू अगर 15 से भी बड़ा हुआ तो उस केस में क्यू से हर तरफ करंट फ्लो करेगा। क्यू से इस डायरेक्शन में करेगा, क्यू से इस डायरेक्शन में भी करेगा और क्यू से इस डायरेक्शन में भी करेगा, क्योंकि हायर से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो मैंने मान लिया क्यू क्या है? हायर पोटेंशियल पर है, और आप हमेशा ऐसा ही मानोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर भी मान सकते हो, आंसर भी आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है इसके लिए, जो बस साइन अपने आप हो जाएंगे चेंज। तो Q माइनस, अब देखिए पहले हम बात कर लेते हैं इस करंट की। तो करंट क्या होता है रेजिस्टेंस में? उसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो भैया हो जाएगा सीधे अपने पास V1 -10 और अपॉन में 4 प्लस फिर V1 माइनस -10 हो जाएगा। भाई माइनस तो करना ही है, एक और माइनस खुद का भी तो है इसका, 4 प्लस फिर V1 और -15 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 0। ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन से अगर हम V1 की वैल्यू देखें तो क्या आएगी भाई? V1/4 V1/4 V1/2 तो आ गया V1। ठीक है, -10/4 और +10/4 तो आपस में कैंसिल हो गए, 15/2। ये अपना आंसर आ गया V1 का। क्लियर है? V1 का आंसर आ गया 15/2। देखने एक बार ध्यान से, 15/2 है, 10/4 कैंसिल हो जाएगा, 15/2। ठीक है, 15/2 ये आएगा आंसर। 15/2 अगर आ गया 10, अब देखें किससे बड़ा है? 15/2 हो गया 7.5, मतलब वो 10 से भी छोटा हो गया और 15 से भी छोटा हो गया, सिर्फ वो -10 से बड़ा है। तो देखिए डायरेक्शन कैसी आएगी, ये डायरेक्शन तो सही रहेगी क्योंकि V की वैल्यू क्या है? 7.5 है। V की वैल्यू अगर 7.5 है तो 7.5 -10 से बड़ा है, तो डायरेक्शन ये वाली तो सही है, हायर से लोअर ही जा रही है। पर ये डायरेक्शन क्या है? गलत हो गई है ना। तो ये डायरेक्शन आप सही कर लो पहले, आपको देख गया ना V1 जैसी पोटेंशियल आ गया वैल्यू, तो आपको चल जाएगा पता कि 15 से ये भाई 15 वोल्ट पर है और ये वाला पॉइंट कितने पे? 7। ऐसे करंट फ्लो करेगा हायर से लोअर की तरफ, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, इधर भी 10 से 7.5 की तरफ फ्लो करेगा, तो इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, ये आ गया। जैसी वैल्यू निकल आएगी वैसे डायरेक्शन बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, आंसर आपके वही रहने वाले। अब आपको मान लीजिए करंट पता करना है, ये करंट क्या है? इसको मान लेते हैं I1, इसको मान लेते हैं I2
अब इसको मान लेते हैं I3, दिस वन इज I3, दिस वन इज I2 एंड दिस वन इज I1। I1 कितना आएगा, I1 आपका आ जाएगा 10 - 7.5। भाई दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो 10 - 7.5 तो हो गया 2.5 और अपॉन में रेजिस्टेंस क्या था 4। सिमिलरली I2 पता करना हो तो I2 कितना आ जाएगा भाई, I2 आपका आ जाएगा 15 - 7.5 तो 7.5 ही बचने वाला है और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली I3 क्या आ जाएगा, अब I3 पता कर सकते हो, I3 आ जाएगा आपका 7.5 माइनस 10 का मतलब हो गया 17.5, 17.5 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। भाई तीनों करंट आ गए आपके। इस तरह से आप करंट को पता कर सकते हो बहुत इजीली। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा तो आपको आप सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल पता है, उनको सेपरेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अप्लाई करते हैं नोडल एनालिसिस मेथड। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं अभी। चलिए, तो हमने आज पढ़ा था वीटस्टोन, उसका एग्जांपल लेके चलते हैं और उसको हम नोडल एनालिसिस मेथड से सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। तो फटाफट देख लेते हैं भाई ये क्वेश्चन कैसे रहेगा। चलिए, तो इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, और वो सर्किट कुछ इस तरह से है। वीटस्टोन के सर्किट बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये अपने पास एक सर्किट हो गई, ठीक है, सर्किट आपके सामने मैंने इसे बना दिया। अब आपको पता करना है कि इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा और जो पॉइंट है अपने पास M और N, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा। क्लियर है, दो बातें आपको इसमें निकालनी है और करंट भी निकाल सकते हो आप सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या आने वाला है। अच्छा, पहली बात तो वीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है तो वीटस्टोन पर ये बैलेंस्ड नहीं है। इसे P मान लेते हैं, इसे Q मान लेते हैं पॉइंट को, ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे या इसमें करंट कैसे निकालेंगे, बहुत सारी बातें आती हैं। तो हम यूज़ करेंगे नोडल एनालिसिस मेथड का। नेगेटिव वाले को हम तुरंत क्या मान लेंगे, 0 वोल्ट पर। मैंने समझा दिया आपको 0 वोल्ट मानना होता है। प्लस वाले को मान लेंगे आप +20, मानना क्या है, हो जाएगा वो अपने आप +20, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस 20 है। तो ये अगर 0 पे नेगेटिव है तो प्लस वाला 20 पर आ जाएगा, ज़्यादा पर काम करता है। इस वाले M पॉइंट को आप मान लीजिए V1 पर। अब देखिए, इसमें तो एक रेजिस्टेंस है, P और M के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो P का अगर ये वाला 20 है तो ये 20 नहीं हो सकता। अभी कितना हो जाएगा, कुछ और रहेगा। V1 पता नहीं कितना रहेगा, यहाँ पर पोटेंशियल तो दिया नहीं अपने को, यहाँ पर तो पोटेंशियल दिया हुआ था। N को आप मान लीजिए V2, बाकी सारे पॉइंट्स आपको पता ही हैं। इस पॉइंट का तो वही आएगा जो 0 वोल्ट है, इस पॉइंट का भी 0 वोल्ट ही आना है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई डिवाइस ही नहीं है। अगर ये 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट ये भी आएगा और 20 वोल्ट ये भी आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखते हैं एट पॉइंट M कर लेते हैं। पहले कहाँ पर करते हैं, अगर हम पॉइंट M की बात करते हैं तो पॉइंट M पर आपको दिखेगी एक बात कि जो V1 है उसको हम हायर पोटेंशियल पर मान लेते हैं, सभी से हायर पोटेंशियल पर। तो V1 से करंट फ्लो करेगा 20 की ओर, मतलब N से P की ओर, फिर M से Q की ओर, फिर M से N की ओर। अगर V1 को हम हायर पोटेंशियल पर मानते हैं तो V1 -20 अपॉन में 2, इसका करंट क्या आ जाएगा, V1 -20 अपॉन में 2। भाई दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस होता है करंट, तो करंट ही लिखा हुआ है, ये करंट लिखा हुआ है, प्लस V1 -0 तो V1 ही रहेगा अपॉन में 4, ठीक है। और आपका आ जाएगा V1 - V2 अपॉन में 4 प्लस V1 - V2 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या लिखना है 0, कि हम हमेशा 0 लिखते हैं सिग्मा V को किरचॉफ के सेकंड लॉ से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, पॉइंट M पर लगा दिया। सिमिलरली आप पॉइंट किस पर लगा सकते हो, N पर भी लगा सकते हो। अगर हम पॉइंट N पर देखें तो हमें क्या मिलेगा, पॉइंट N पर हमें क्या मिलेगा, अब हम मान लेते हैं V2 को हायर पोटेंशियल पर। तो V2 -20 अपॉन में 4 प्लस V2 -0 अपॉन में 2, तो V2 अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए, आपने V1 को V2 से बड़ा मान लिया, अब मैं V2 को V1 से बड़ा मान रहा हूँ। तो कोई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर आप क्या कर क्या रहे हो, मतलब V1 को पहले बड़ा मानते हो फिर V2 को बड़ा मान लेते हो। भाई देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ये मानते हो कि V2 की वैल्यू छोटी है V1 से, क्योंकि आप पहले मान चुके हो, तो उस केस में क्या लिखना पड़ेगा भाई, उस केस में डायरेक्शन करंट की ऐसे रहेगी। और यहाँ तो बड़ा मान लिया 20 से मैंने, तो ये तो बाहर जाएंगे, ये तो बाहर जाएंगे और ये आएगा अंदर की तरफ, अगर ये V1 बड़ा है V2 से। तो
अगर ये करंट अंदर आएगा तो अगर इन दोनों को मैं ले रहा हूँ प्लस करंट तो इसको लेना पड़ेगा माइनस का, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। साइन तो बदल देंगे भाई, इन दोनों का अगर साइन प्लस लिया तो इसका माइनस आएगा, या इन दोनों का माइनस तो इसका प्लस आएगा। डायरेक्शन अपोजिट है इसकी, ये अंदर की तरफ आ रहा है, वो दोनों बाहर जा रहे हैं। या फिर इक्वल में लिख दो, अंदर आने वाला करंट बाहर जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाएगा V1 माइनस V2 और अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा, नहीं आएगा। इसको आप इधर ले आओ, इधर जब लाओगे तो क्या हो जाएगा V2 माइनस 20/4 प्लस V2/2 माइनस V1 माइनस V2/4 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा V2 और भैया ये हो जाएगा V1। अब ध्यान से देखो, अगर हम V2 को बड़ा मान लेते तो भी तो ये इक्वेशन आती, बस इसको हम इधर दिखा रहे होते उस केस में, ये तो इक्वेशन बनती। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, V2 बड़ा है कि V1 बड़ा है। अब जब इस पॉइंट की बात करोगे उसको हायर पोटेंशियल पर मान लोगे, जब इसकी बात करेंगे तो इसको हायर पर मान लेंगे, जब इसकी बात करेंगे तो इसको हायर पर मान लेंगे। अब अगर इसको हायर पोटेंशियल मानते तो V2 माइनस 20/4 तो लिखा हुआ है, V2 माइनस 0/2 तो लिखा हुआ है, और V2 माइनस V1/4 आता है तो वही तो लिखा हुआ है। तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर तो वही आना है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। V2 स्मॉल है, अभी V1 को मैंने V2 से बड़ा माना है, फिर V2 को V1 से बड़ा मान लो, तब भी इक्वेशन देखिए वही आ रही है। अब इस वाली इक्वेशन में क्या है, ये बड़ा है, जबकि इस वाली इक्वेशन में ये बड़ा है, तो दोनों इक्वेशन एक ही बात को तो बता रही हैं। इसका मतलब आप हमेशा जिस पॉइंट की बात करोगे उस पॉइंट पर ही हायर पोटेंशियल को मान लोगे, इसको हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। हमेशा ये आसान तरीका से याद रहेगा, हमेशा जिस पॉइंट की बात करेंगे उसको हायर पोटेंशियल मान लेंगे, सभी तरफ करंट दिखा देंगे, आउट बाहर जा रहा है, इस पॉइंट सब तरफ बाहर जा रहा है। तो जिस पॉइंट की बात करेंगे तो इससे भी सब तरफ बाहर ही जा रहा है, ठीक है। अब अगर ये बड़ा होगा तो करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये बड़ा होगा तो ऐसे फ्लो करेगा, फाइनली तो ये की वैल्यू तो बड़ी आनी है। चलिए अब दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आए हैं, जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी। V2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8 वोल्ट और V1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने सॉल्व करके आपको आंसर लिख दिया। अब देखिए डायरेक्शन कैसे है करंट की, सभी ब्रांचेज में करंट देखते हैं कितना और किस डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर हम इस करंट की बात करें तो V1 की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट, और जबकि ये कितना है 20 वोल्ट, डायरेक्शन रहेगी ऐसी 20 से 12 की तरफ, हायर से लोअर की तरफ डायरेक्शन रहती है, ठीक है। तो V1 कितना हो गया 12 वोल्ट, और वैल्यू कितनी आती तो 20 माइनस 12 और अपॉन में 2, 20 माइनस 12 अपॉन में 2, 20 माइनस 12 8 अपॉन में 2, तो 4 एम्पियर करंट रहेगा इस ब्रांच में। बीच वाली ब्रांच की बात करें V2 8 पर है, V1 12 पर है, मतलब V1 से V2 की ओर करंट फ्लो करेगा। तो करंट डायरेक्शन कैसी रहेगी भाई, फाइनली V1 से V2 की ओर कितनी रहेगी 12 माइनस 8 हो गया 4, और 4 अपॉन 4 हो गया 1 एम्पियर, तो इसमें करंट आ गया 1 एम्पियर। चलिए इसमें करंट देखते हैं। हाँ V1 कितने पर है 12 पर है और ये 0 पर है, तो करंट इस डायरेक्शन में रहेगा 12 माइनस 0 अपॉन में 4, 3 एम्पियर करंट आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं इन दोनों डायरेक्शन की। अभी डायरेक्शन पता नहीं अपने को, निकालनी पड़ेगी। 20 और V2 होगा कितने पर 8 पर, तो इस डायरेक्शन में आया करंट ऐसे, तो जो करंट आएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 20 माइनस 8 कितना हो गया 12, 3 एम्पियर, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका V2 कितना है 8 माइनस 0 तो 8 और अपॉन में 2, 8 माइनस 0 और अपॉन में 2 ओम, तो कितना आ जाएगा आपका ये 4 एम्पियर। वैसे सिमेट्री ये 2 है ये 2 है ये 3 है ये 3 है, बीच में कुछ भी रहे तो जो करंट इसमें आता है वही इसमें आता है, और जो करंट इसमें आता है वही इसमें आता है, ठीक है। पर ये सिमेट्री होनी चाहिए, 2 ये है तो 2 ये होना चाहिए, 4 ये तो 4 तो ऐसे ही आता है। बाकी आप करंट निकाल सकते हो बहुत इजीली, डायरेक्शन में आपको पता है, सब कुछ पता है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सेम क्वेश्चन में पूछता कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो भैया हम कैसे करते, तो कैसे करते इस क्वेश्चन को। तो मान लीजिए आप, ये तो आपको आ गया ना सब कुछ, करंट भी निकाल दिया मैंने, पोटेंशियल भी निकाल दिया, सभी पॉइंट्स का, एम और एन के बीच का जो ड्रॉप है पोटेंस डिफरेंस है वो कितना है VM माइनस VN करेंगे तो आपका 4 वोल्ट का डिफरेंस भी आ जाएगा। इस सर्किट को आप मान लो ये इस सर्किट की इक्विवेलेंट सर्किट है, अकेला ये रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इन सभी के बराबर है 20 वोल्ट जो है, इन सभी के मिलाकर अकेला बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर करंट अगर आप I मान लेते हो, सेल से निकलने वाला करंट I, तो ये भी क्या होना चाहिए I, क्योंकि इक्विवेलेंट सर्किट है, सेम करंट ही ड्रॉ करेगी। तो अगर ये करंट I है तो ये भी I हो जाएगा। अब I निकलेगा कैसे,
ये वाला करंट बाहर जा रहा है, ये वाला करंट भी बाहर जा रहा है, जबकि आई अंदर आ रहा है। तो आई इस पॉइंट पर अंदर आया, बाकी दोनों बाहर गए। तो 4 और 3 7, 7 किसके बराबर हो जाएगा, आई के। तो आई आ गया आपका 7 एम्पियर, नहीं आ गया। यहाँ पर देखें V इक्वल टू आई आर होता है, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आई की वैल्यू आपको पता है 7, तो 20/7 क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने